Hello everyone, welcome back to your own channel that is VQ, Governance and Grammar by गरिमा। पिछले फ्राइडे हमने एक फर्स्ट वीडियो के जरिए चैप्टर नंबर 1, बुक नंबर 2, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग किया था। कुछ हिस्सा किया था उसका। आज हम उसके पार्ट 2 के साथ आए हैं और अपना जो आगे फर्दर टॉपिक है, दो ही टॉपिक बचते हैं। इससे ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी ये। सिर्फ दो ही टॉपिक बचते हैं, दैट इज तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनका रोल जो रहा इन द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, एंड द सेकेंड वन इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं सबसे पहले। चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे। पहली पार्ट 1 अगर आपने नहीं सुना तो चैनल पे पार्ट 1 अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर को खूब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हमें चैप्टर रटना नहीं है, हमें चैप्टर को समझना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? जैसे हम सबको पता है कि पंडित जेएल नेहरू जो है हमारे देश के फर्स्ट पीएम। तो वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में अगर थोड़ी सी बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है फर्स्ट डेप्यूटी पीएम रहे हैं देश के। कौन रहे हैं? He was the first सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए इनके बारे में। He was the first डेप्यूटी पीएम, इंडिया के फर्स्ट डेप्यूटी पीएम रहे हैं। अच्छा, जब गांधी जी के जो सत्याग्रह थे, बेसिकली अगर याद हो 1918, 10th में पढ़ा है वैसे हमने ये। 1918 में गांधी जी ने किया था खेड़ा सत्याग्रह, और 1928 में हुआ था बारडोली सत्याग्रह। ठीक है, उन दोनों सत्याग्रह में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत हद तक और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये होम मिनिस्टर के तौर पे भी रहे। कौन रहे हैं ये? होम मिनिस्टर भी रहे हैं। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो पर्सनालिटी थी ना, जो पॉलिटिकल लीडर की होनी चाहिए, बहुत ही डिप्लोमेटिक बट पोलाइट पर्सनालिटी, वो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। जब इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स की बात आती है, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स की बात उठती कैसे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ, उस टाइम पे जो सबसे मेजर चीज थी वो ये थी कि रिलीजन के बेसिस पे कंट्री को डिवाइड करना। उस टाइम पे राजाओं का राज हुआ करता था, प्रिंसेस का राज था। किसका? प्रिंस। तो कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहां पर किसका राज था? प्रिंस का राज था। सो दे वर कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स। क्या बोल जाती थी? प्रिंसली स्टेट्स। एंड देयर वर 565 princely states at the time of independence। 565 प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो थी उस टाइम, और उनका मर्जर इंडिया में बहुत मायने रखता था। हुआ क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उन्होंने पर्सनली हर एक प्रिंस के पास विजिट किया, उसके साथ नेगोशिएट किया और उसको कन्विंस किया टू बी टू एक्सेप्ट द लाइक सेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का हिस्सा बनने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको बहुत ज्यादा कन्विंस किया। उन्होंने क्या क्या किया? डिप्लोमेटिक पावर्स, अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए
सोचा कि अगर ये 565 जो प्रिंसली स्टेट्स है इंडिया के साथ मर्ज हो जाए तो इंडिया फॉर श्योर क्या रहेगी, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री रहेगी, पहली चीज। बहुत सी चीजें थी, 3 स्टेट्स जो थी, 3 से 4 स्टेट्स जो थी हमारी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रही हैं उस टाइम पर। कौन कौन सी? लाइक यहाँ देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की रोल इन इंटीग्रेटिंग मुस्लिम स्टेट्स इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया, अभी मैंने बताया। अपने नेगोशिएशन, अपने डिप्लोमेसी के थ्रू थ्रू ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी। इतना tumultuous टाइम था, इतना प्रॉब्लमैटिक टाइम था, उसके अंदर एक नेशनल यूनिटी को मेंटेन करना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया है, इसलिए उनका जो स्टैचू बनाया गया उसको स्टैचू ऑफ यूनिटी ही बोला जाता है। पटेल जी नॉन वायलेंट तरीके से चले, उन्होंने वायलेंस का कभी भी साथ नहीं दिया, सत्याग्रह के तरीके से, अहिंसा, मतलब गांधी जी के बताए हुए पथ पर चले, गांधी जी के बताए हुए तरीकों से चले वो। एंड उन्होंने क्या किया, टाइटल मिला उनको किसका, अभी मैंने बताया, टाइटल लाइक अर्न्ड द टाइटल ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनिशियली जो जिन्ना की जो पॉलिसी थी, 2 नेशन थे, उसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे, ठीक है। और लेकिन उनका थॉट प्रोसेस जो है ना वो दूसरे नेताओं से बहुत ज्यादा अलग। दूसरे नेता कुछ हमारे स्टेट से, जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, आज तक जिसका मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हुआ हमारा, ऐसी स्टेट्स थी जो कि ऑटोनोमस रहना चाहती थी, या फिर हैदराबाद जैसी स्टेट जो है शायद पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी। बाकी लीडर्स ने जस्ट गेव अप ऑन दैट स्टेट कि भाई ठीक है ना यार, जिसको जहां जाना है वो जाए, मस्त रहा, मस्ती में आग लगे बस्ती में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा, भैया मस्त रहा, मस्ती नहीं, बस्ती में आग नहीं लगनी चाहिए, पहले ही बहुत आग लगी हुई है बस्ती में। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर्सनली सबके पास गए, उन्होंने सबको, क्योंकि ही वाज अ नेशनलिस्ट, ही वाज अ कैटलिस्ट, ही वाज अ रियलिस्ट, पॉपुलरली जो एक कैरेक्टराइज किया जाता है उनको नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री में माना जाता है उनको, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी माना जाता है उनको। तो उन्होंने हर तरीके से अपना दिमाग चलाकर इस चीज को सॉर्ट करने की कोशिश की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मेजर रोल प्ले किया इन व्हाट, इन द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, वही बात आती है कि ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, प्रोविंसेस, इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि वो एरियाज जो इंडिया के अंदर थे और वो एरियाज जहाँ पे प्रिंसेस रूल करना चाह रहे थे, उन एरियाज को क्या बोला गया, प्रिंसली स्टेट, जैसे अभी 2 सेकंड पहले मैंने। और जो इंडियन प्रोविंसेस थे वो ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद इंडियंस के कंट्रोल में आ गए, लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत सारे प्रिंसेस जो थे वो किसी के हाथ नहीं आना चाहते थे। तो लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ये चीज चली, ये पार्टीशन की बात नहीं हुई, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी थी कि प्रिंसेस वर लाइक हैप्पी विद देयर ऑटोनोमस रूल, उनको कोई मतलब नहीं था फालतू, दे वर हैप्पी एंजॉयिंग देयर ओन फ्रीडम एंड ओन पावर। तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, तो इंडियन प्रोविंसेस जो थी वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी, प्रिंसली स्टेट्स एज इट इज थी। इंडिपेंडेंस मिली तो बाद में उनको मर्ज करने का कंसेप्ट आया कि भैया अब इनको मर्ज किया जाना चाहिए, ठीक है, और कि भाई क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं उनके ऊपर थोड़ा सा इंटरनल अफेयर्स में इन मतलब उनका ध्यान देना चाहिए, एंड दिस वाज कॉल्ड यू नो पैरामाउंसी बोल सकते हैं, पैरामाउंसी बोल सकते हैं इस चीज को, कि हाँ कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने डबल गेम खेलने वाला जो काम किया वो किया। और कितनी थी अप्रोक्सीमेटली, मैंने बताया देयर वर 565 सच स्टेट्स, और यानी कि 1/3 लैंड जो है इंडिया की दैट वाज कवर्ड विद प्रिंसली स्टेट्स। तो अगर ये स्टेट्स ना आती तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा पंगा पड़ने वाला था। प्रिंसली स्टेट्स वाज सेमी ऑटोनोमस टेरिटरीज इन ब्रिटिश इंडिया रूल्ड बाय इंडियन प्रिंसेस, अभी मैंने बताया कि अपने सेल्फ रूल में रहती थी वो। देयर वर ओवर 565 स्टेट्स, हर किसी का अपना एक रूलर था, अपनी गवर्नमेंट थी और अपना ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, यानी कि अपना हुक्का अपनी मरो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। When the independence of India 1947 में इन स्टेट्स को चॉइस दी गई कि भाई अब जो इंडिया है वो 2 हिस्सों में बट चुका है, ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, इंडिया जो है 2 हिस्सों में बट चुका है। द वेरी फर्स्ट वन इज इंडिया एंड द सेकंड वन इज पाकिस्तान। नाउ इट इज टू यू,
आपको इंडिया ज्वाइन करना है या फिर आपको पाकिस्तान ज्वाइन, ये सीधी सी बात इनसे कर दी गई, या फिर इंडिपेंडेंट रहना, वो भी आपकी अपनी चॉइस है। कईयों ने, मैक्सिमम ने इंडिया का हिस्सा बनने की बात कर दी, डायरेक्ट नहीं की, ऑब्वियसली सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल रहा है इन नेगोशिएटिंग एंड इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये ऐसी जगहें थी जहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट चल ही रहे थे। सो लेकिन धीरे धीरे इनका इंटीग्रेशन भी हो गया। हैदराबाद और जूनागढ़ का इजिली हो गया था। एक स्टेट थी मणिपुर हमारा, उसका हम थोड़ा सा मुद्दा रहा है। एक हमारा हैदराबाद का रहा है, तीसरा हमारा कश्मीर, वो तो हम सॉर्ट कर ही नहीं पाए आज तक। तो वो हमारा कंसेप्ट अभी आगे भी चलेगा। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम बेसिकली इतनी सी थी कि गवर्नमेंट जो है, अभी मैंने बताया कि डिवाइडेड थी। प्रॉब्लम्स यही थी कि 3 जगहों पे थोड़ा मुद्दा चल रहा था, यानी कि क्या क्या मुद्दा चल रहा था? सबसे पहले जो थी हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर निजाम ऑफ हैदराबाद मिस्टर ओस्मान अली खान जो थे, उनने कहा भैया मैं इंडिया का हिस्सा नहीं बनूंगा। रिजेक्ट कर दिया कि भैया मैं तो इंडिया का हिस्सा नहीं बनूंगा। सबसे पहले मना करने वाला जो रूलर था वो हैदराबाद का नहीं, ही वाज ऑफ, कलर चेंज करते हैं ना, दिख नहीं रहा, ही वाज ऑफ ट्रेवनकोर। ट्रेवनकोर के लीडर ने सबसे पहले मना कर दिया कि भाई मैं जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं बन। ट्रेवेनकोर का इशू रहा, सबसे पहले किसका रहा? ट्रेवेनकोर का। वहां के रूलर ने बोल दिया भैया मैं किसी का हिस्सा नहीं बनूंगा। नेक्स्ट हैदराबाद से सेम बात आ गई नेक्स्ट डे कि भाई हम भी किसी का नहीं बोलेंगे। उसके बाद भोपाल, भोपाल में भी ये मुद्दा रहा। उसके बाद जो हमारी जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उधर भी मुद्दा रहा थोड़ा सा, और ये मुद्दा कश्मीर में भी रहा हमारे पास। ठीक है। अब जब लोग नहीं मान रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? देश, देश नहीं, अब देश छोटी छोटी कंट्री, छोटे छोटे हिस्सों में बंटना शुरू हो गया। तो एक ऐसी सिचुएशन आई, जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया, तो इन लीडर्स ने सोच लिया कि हमें क्या करना है, यूनिटी को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। जो हमने फर्स्ट चैलेंज पढ़ा था, फर्स्ट चैलेंज यही पढ़ा था ना, कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है लीडर्स के सामने क्या आया था? द वेरी फर्स्ट चैलेंज वाज अकोमोडेशन एंड यूनिटी। यूनिटी मेंटेन करनी है, सबको जगह भी देनी है और सबके साथ यूनिटी मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही। तब गवर्नमेंट ने भी क्या किया? गवर्नमेंट ने भी अपनी अप्रोच, राइट, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट कन्विंस द प्रिंसेस टू जॉइन इंडिया बाय टॉकिंग टू देम नाइसली एंड ऑफरिंग गुड डील्स। लालच देना शुरू कर दिया। दे आल्सो नेगोशिएटेड टर्म्स टू मेक श्योर कि भाई बोल दिया कुछ ना कुछ पावर तुम्हें दे के रखेंगे, सिर्फ हम अपना राज नहीं चलाएंगे, तुम अपना रूल रख सकते हो। लेकिन अगर किसी राजा महाराजा ने, किसी प्रिंस ने मना किया या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की, तो गवर्नमेंट ने एक्शन भी जरूर लिया, चाहे आर्मी का इस्तेमाल किया, वॉट एवर। लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ करके इंडिया को, उनका एक इकलौता गोल क्या था? इंडिया को इंडिया को एक लार्जर स्टेट बनाना, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको इंडिया में मर्ज कर। ठीक है। 1950 1947 में 15 अगस्त तक बहुत सी ऐसी पीसफुल नेगोशिएशंस हो चुकी थी। बहुत सी ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जो इंडिया का हिस्सा बन चुकी थी। और वो क्या साइन करके बनती थी? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके वो इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई। क्या आई? वैसे ये प्रॉब्लम आई, हैदराबाद के रूलर ने मना कर दिया। मणिपुर का जो रूलर था महाराजा बोध चंद्र सिंह, रिफ्यूज्ड, मैं नहीं बनूंगा हिस्सा इंडिया का। जम्मू कश्मीर, महाराजा हरी सिंह, भैया मैं तो इंडिपेंडेंट रहूंगा ना, मैं इंडिया में जाता ना पाकिस्तान में जाता। लेकिन मुद्दा वहां पे भी रहा। और ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और जगहों पे भी रहा। और कश्मीर का मुद्दा ना, याद रखना, हम कश्मीर का मुद्दा इस बुक के चैप्टर नंबर 8 में, बहुत सी और ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने, स्टेट्स थी जिन्होंने मना कर दिया। इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में जो है एक्सेशन ऑफ हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मणिपुर ज्यादातर रहते हैं। ध्यान रहे
हैदराबाद और कश्मीर ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मणिपुर कभी कभी आ जाता है, कभी श्योरिटी नहीं है, लेकिन इन दोनों में से एक क्वेश्चन लगता ही है कि हैदराबाद की बात करें। हैदराबाद का जो रूलर था, जिसको निजाम बोलते हैं, हैदराबाद उस टाइम की लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स थी। देखो, द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद इन 1948 refers to its integration into independent हैदराबाद, जिसको निजाम रूल करता था, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था बिफोर ब्रिटिश रूल के। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी जो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, बिकॉज सेंटर में लोकेटेड था, डेमोग्राफी अलग थी, कल्चर अलग था, ये नेगोशिएशंस नहीं बन पाई, तो इससे क्या हुआ, टेंशन होनी शुरू हो। ठीक है। 1948 में इंडिया को ऑपरेशन पोलो लॉन्च करना पड़ा। इंडियन फोर्सेस को भेजा निजाम आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए, उसको सरेंडर करना पड़ा। लेकिन ये नॉर्मल ऐसे नहीं हुआ। जब एक बीच में इंडिपेंडेंट रहने की बात हुई, तो निजाम ने एक अग्रीमेंट साइन करके दे दिया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। मैं किसी का हिस्सा नहीं बनता, क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली हम क्या कर सकते थे, या कंट्री लीडर्स क्या कर सकते थे, ठीक है भैया मत बनो किसी का हिस्सा। लेकिन उसके बाद नेगोशिएशन अभी चल ही रही थी, तो जो वहां के सीजन्स थे, जो औरतें थी, निजाम से खुश नहीं थी, उसके रूल से थोड़ा सा परेशान थी। औरतों ने ज्यादा रोल प्ले किया अगेंस्ट रही इसके, और मूवमेंट चल दिया हैदराबाद के अंदर। जिससे क्या हुआ, हैदराबाद के अंदर जो कांग्रेस के लीडर्स थे या कम्युनिस्ट थे, वो सामने आए, औरतें उनके पीछे चल के उन्होंने अटैक किया। और निजाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा, जो इन लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया, नॉन मुस्लिम्स को मारना शुरू करते। तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने फिर ऑपरेशन पोलो चलाया, यानी कि अपनी आर्मी को भेजा कि भैया यूं थोड़ी मारने देंगे, जब अभी तो तुम इंडिया के उससे बने हो, तो नॉन मुस्लिम्स को मार नहीं सकते। तो ऑपरेशन पोलो को लॉन्च किया गया इंटीग्रेट करने के लिए। इससे क्या हुआ, निजाम ने सरेंडर कर दिया, बस इवेंट मार्क द एंड ऑफ हिज प्रिंसली रूल इन हैदराबाद। और इंडिया की कमिटमेंट कर दी, इंडिया के अंदर रहने की कमिटमेंट कर दी। उसने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। एंड द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि इससे क्या था, ये पता चला है कि लार्जर लेवल की प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिया का हिस्सा बन चुकी थी। इससे पता ये रहा, उस टाइम पे नाम आ गया कि किस तरीके से इंडिया जो है नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड इंडिया बहुत अच्छे से जो है नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बट हैदराबाद और कश्मीर जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज सेशन ऑफ मणिपुर। द एक्सेशन ऑफ मणिपुर रेफर्स टू द इंटीग्रेशन इनटू द इंडिपेंडेंट इंडिया। महाराजा बोध चंद्र सिंह जो यहाँ के राजा थे, मणिपुर के को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा ऑब्वियसली 1949 में, लेकिन एक्सीड हो गई। पहले ये भी ऑटोनॉमी चाहते थे 1948 जून, आम लोगों के बाद इन्होंने इलेक्शंस भी वहां पे कंडक्ट करवाई और मोनार्की स्टेट एस्टेब्लिश कर ली अपनी, कि वो अपना राज चला के रखेंगे, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इनकी नेगोशिएशन, इनकी को मानना, जैसे घर का जवाई होता है ना, वैसे ये जवाई बनना शुरू हो गए, इनकी बात को मानना शुरू कर दिया गया महाराजा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। इससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली जब महाराजा सेटिस्फाई हुए, तो मणिपुर को इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया गया। और यहाँ की जो पॉलिटिकल या सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप है, जो भी ज्योग्राफी है, उन सबको अब जो है इंडियन गवर्नमेंट शेप कर रही थी। अब ये इंडिया का हिस्सा बन चुके थे। क्या बवाल टॉपिक सामने आया, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या खतरनाक, क्या विस्फोटक, क्या घातक टॉपिक हमारे सामने आया है। ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा कभी सॉर्ट नहीं, अभी भी लड़ाई चल रही है जम्मू के अंदर, अभी भी कुछ पिलग्रिम्स को मारा गया है। जम्मू कश्मीर भी मैं मूवी देख रही थी, सबने भी शायद देखी हो, योद्धा। तो उसमें एक बात बहुत क्लियरली स्टेट की गई है कि कश्मीर जो है ना, वो इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है। कश्मीर जो है, कुछ लोगों ने अपनी ईगो का मुद्दा बना रखा है।
मुझे नहीं पता, मैं किसी भी एसोसिएशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी का नाम नहीं लेती, बट कश्मीर को ना कुछ लोगों ने अपनी ईगो का मुद्दा बना रखा है। इंडिया और पाकिस्तान तो आपस में सुलट लेंगे जब सुलटना होगा, लेकिन ऐसे लोगों का फैसला क्या होगा, वो समझ, हम सबकी समझ से तो बहुत है। कश्मीर का टॉपिक पढ़ते हैं। सब स्टेट्स को इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन करने का अधिकार दिया गया था। सब स्टेट्स में कश्मीर भी गया था, कश्मीर को भी ये अधिकार मिला कि भैया आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है। लेकिन हरी सिंह जो थे ना, वो महाराजा जो थे यहाँ के, वो डिले कर रहे थे मुद्दों को, और बात को लंबा चला रखा था। अब ये डिसाइड करते ना करते, इससे पहले क्या हुआ वहां पे लोकल्स के बीच में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा थोड़ा ज्यादा था वहां पे। मूवीज हम देखते हैं, आजकल 370 का भी देखा है हमने। अच्छा, इसके अलावा हमने कश्मीर फाइल्स भी देखी है, इतना कुछ देख चुके हैं हम कश्मीर को लेके। तो अब तो पेपर में आ जाए ना, तो किसी मूवी की स्क्रिप्ट लिख के बड़े इजीली आ सकते हैं हम लोग कश्मीर के कंसेप्ट के अंदर, तो कोई सोचने का पंगा ही नहीं है कश्मीर। लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो चार पांच बातें जरूरी हैं, उसको पढ़ लेते हैं। कश्मीर का रूलर महाराजा हरी सिंह, वो इंडिया या पाकिस्तान किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे 1947 में, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन प्रपोजल्स देते गए देते गए देते गए, नई बात बनी। इससे क्या हुआ, पाकिस्तानीज ने पाकिस्तान ने अटैक किया कश्मीर को। तो महाराजा बोध चंद्र सिंह ने, बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी इस चिंता को बचा लो। तो उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि बचा लेंगे, इंडियन फोर्स भी भेज देंगे, इंडियन आर्मी भी भेज देंगे, लेकिन क्या करेंगे, यू विल हैव टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन। जब ट्राइब्समैन ने कश्मीर पे अटैक किया, इंडिया को उसने हेल्प मांगी, इन रिटर्न ही एग्री टू जॉइन इंडिया, एक पेपर साइन करने को बोला, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन अक्टूबर 1947, जिससे कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा बन गया। हाउएवर पाकिस्तान को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं। कैसे, हाउ एंड हाउ, क्यों, व्हाई, आई, मैं किसी पाकिस्तानी सिंगर की तरह गाना नहीं बना रही। हाउ वाई मैं वैसा गाना नहीं बना रही, वैसा नाम भी नहीं लूंगी, उस्ताद चाहत फतेह अली खान बुरा मान जाएंगे। ले लिया नाम। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो पाकिस्तान के साथ हमारा क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट आ गया। इंडिया ओवर द कश्मीर कंट्रोल ओवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इससे क्या हुआ, पाक ने कुछ एरिया उस टाइम पे ऑक्यूपाई किया था, वो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, और आगे की जो टेंशन है वो कश्मीर के साथ हमारी खत्म ही नहीं हो पा रही। हम मुद्दे चलते जा रहे हैं, कभी तिब्बत के साथ पंगा पड़ जाता है, लद्दाख के पीछे भी हमारा उस साइड एरिया में रहा है थोड़ा सा, 1962 में चाइना के साथ रहा है, 1971 में हमारा फिर पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के साथ हमारे एक दो वॉर्स और भी हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ है, पढ़ेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरी की पूरी बुक है सब पढ़ने के लिए है। अच्छा, कश्मीर में एक प्रॉब्लम और भी रही, जो कश्मीरी पंडित है उनको बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ी, मतलब ये कहीं ना कहीं चीजें चलती रहती। और अब तो थोड़ा टाइम पहले आपको पता है कि कश्मीर और जम्मू को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। यूनियन टेरिटरी का मुद्दा एक वो दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया जम्मू और कश्मीर। चलिए, ये तीन टॉपिक है हमारे। कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बचपन से सुनते आ रहे हैं तो पता ही है ना। लेकिन इसे ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं रहना, ये कुछ बातें हैं, पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। क्या है, देश है, उनको स्टेट्स थी, उनको रीऑर्गेनाइज करने की बात थी। क्या, एक नया चैनल सामने आया, पिछली स्टेट्स का मुद्दा खत्म हुआ, नया चैलेंज सामने आ गया। क्या, कि भाई इतनी वास्ट कल्चर, इतना वास्ट
इतनी डाइवर्सिफाइड लैंग्वेजेस, इतने डाइवर्सिफाइड कल्चर्स, इतने डाइवर्सिफाइड पीपल, इतने डाइवर्सिफाइड रिलीजन्स, क्या किया जाए कि सबके अंदर जो है तालमेल, ताल से ताल मिला वाला काम किया जाए, कैसे बिठाई जाए तालमेल सबके? तो एक 1953 में ये नेहरू जी ने बात शुरू की थी। क्या किया गया? स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना ली थी, इतना हमें पता है। 1956 में हार के ये स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, या रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट जो है 1956 में पास कर दिया। इसके अंदर क्या किया गया? The reorganization of states in India refers to the reconstructing of the country's administrative boundaries. क्या किया है? कंट्री की बाउंड्री को, यानी कि एक तरीके की लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एक ही जगह पे रखने की कोशिश की गई। इससे क्या होगा कि इंडिया के अंदर कुछ सर्टेन स्टेट्स भी बन जाएंगी, और होगा क्या कि इजिली उनको, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट भी किया जाएगा, और आपस में लड़ाई झगड़ों के मुद्दे जो है थोड़े से कम हो जाएंगे। मेजोरिटी पीपल कॉमन लैंग्वेज बोलते थे। स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना 1950, कमीशन बना 53 में, 56 में एक्ट पास किया गया। इससे क्या हुआ? नई स्टेट्स बनी और यूनियन टेरिटरीज बनी। उस टाइम पर ध्यान रहे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। The reorganization aimed to foster cultural and linguistic identities while enhancing administrative efficiency. क्या ध्यान रखा कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज या कल्चरल जो आइडेंटिटीज है सबके ध्यान में, हर कोई अपने उसके अकॉर्डिंगली रहेगा, काम करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और एडमिनिस्ट्रेशन उल्टा स्ट्रांग हो गई होगी। इससे क्या करेंगे अब? क्या लैंग्वेज और कल्चर के बेस पे नेशनल लेवल पे, नेशनल फ्रेमवर्क को थोड़ा तोड़ मोड़ के इन स्टेट्स को अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। और ये चीज अब नहीं, 1920 से ऑलमोस्ट कांग्रेस सेशन से चलती हुई आ रही थी, लेकिन तक नहीं था बात। अब कुछ स्टेट्स थी जैसे कि हमारी तमिलनाडु, हमारा कर्नाटका, हमारा आंध्र प्रदेश, केरला, मद्रास, यानी महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। ये पंजाब हरियाणा उस टाइम पे तो नहीं बने, बाद में बने, बट ऐसी स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया गया। स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए दो चीजें चलाई गई। एक था विशाल आंध्रा मूवमेंट, बिग एफर्ट था आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे वो इकट्ठे स्टेट बनाना चाहते थे 1950s में। पीपल वांटेड दिस ताकि वो क्या कर सके, एक बड़ी स्टेट बनाए जहां पे तेलुगु बोली जाए। एक ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस आंध्रा रीजन की वर इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की, मद्रास प्रोविंस की रीऑर्गेनाइजेशन भैया कर ही दो। क्या हुआ कि लीडर रहे हैं, लीडर्स लाइक पोती सिरमेल्लू, इन्होंने बहुत रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसके अंदर। ठीक है, ये गांधीयन थे, गांधी जी की फिलोसफी पे चलते थे। सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से करके रखा। और उन्होंने, उनको ये डिवीजन अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो गांधी जी के फॉलोअर थे, तो उन्होंने क्या किया, जब आंध्रा बना तो मूवमेंट चला, वहां पे लोग लड़े झगड़े चले थोड़े से, और मोदी श्री मल्लू जी ने 56 डेज का फास्ट रख लिया कि भैया मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अन्न जल त्याग दिया, जिससे उनकी डेथ भी हो गई थी। और सेपरेट कर दिया गया 1956 में, फाइनली इनको एक सेपरेट स्टेट बना दी गई आंध्र प्रदेश को, और ये कंसेप्ट जो है 52 में प्रपोज हुआ था, 56 में फाइनली पास ऑन हो गया। और दूसरा जो काम रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का हुआ, वो हुआ किसके थ्रू? स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के थ्रू। आंध्र प्रदेश जब बना ना अलग से, तो उससे आसपास सारी जगहों पे मुद्दे रखे कि भैया हम भी तो अलग बोलते हैं, हम भी तो अलग बोलते हैं। 1953 में बना था स्टेट्स को रिऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स की रिऑर्गेनाइजेशन करने के लिए बना था। वही बात, एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को इकट्ठा रखना था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मुद्दे उठाए, बोला कमीशन को, इस कमीशन को कि भैया आप अपनी रिपोर्ट दो। इन्होंने जब रिपोर्ट दे दी तो इन्होंने बोला कि 1956 में पास कर दिया गया, और इससे क्या हुआ, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बनाने का जो प्रोसेस था वो शुरू हो गया। अभी मैंने बताया उस टाइम पर कितनी स्टेट्स बनी थी, उस टाइम पर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। ठीक है, और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से करने की कोशिश की, लेकिन ये ज्यादा डेमोक्रेटिक रह नहीं पाया। कहीं ना कहीं वायलेंस, और कहीं ना कहीं झगड़ा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल
टांग खिंचाई, ये सब चीजें वहां पर चलती रही इस सब फ्रेमवर्क के अंदर। लास्ट टॉपिक में आता है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स की हुई, अभी हमने पढ़ी स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन, लेकिन किन किन स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई और कैसे कैसे हुई, शॉर्ट बट इफेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले स्टेट चली जो है गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र पहले क्या था, बॉम्बे इकट्ठे होता था, वहां पे बॉम्बे के अंदर गुजराती लोग और महाराष्ट्री बोलने वाले लोग इकट्ठे, मराठी बोलने लोग इकट्ठे थे। बिफोर देयर फॉर्मेशन, एक सेपरेट स्टेट की फॉर्मेशन से पहले गुजरात और महाराष्ट्र बाइलिंगुअल स्टेट थी, बॉम्बे जिसका हिस्सा ही हुआ करते थे। इसके अंदर गुजराती और मराठी बोलने वाले सारे लोग रहते थे। लेकिन जब ये आंध्र प्रदेश का पंगा हुआ तो 1960 में इन्होंने भी सेपरेट डिमांड करी, और हाँ, गुजराती बोलने वाले लोग गुजरात के हिस्सा बन गए, मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र का हिस्सा, महाराष्ट्र का हिस्सा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश। 1966 में बने थे ये पंजाब, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में चले गए थे, हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा का हिस्सा बन गए थे। पंजाब के अंदर पंजाबी, अभी मैंने यही बात बताई। और हिमाचल प्रदेश की जो एग्जिस्टेंस है वो आई थी कब, पहाड़ी बोलने वाले लोग जब हिमाचल से पंजाब, ये पंजाब ही था, पहाड़ी जो है समथिंग कॉमन टू पंजाबी मिक्सचर है, पंजाब ही था, चाहे हिमाचल है चाहे हरियाणा है चाहे पंजाबी, एक पंजाबी था। फर्दर ये 3 हिस्सों में बट गया। देन आता है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, कहता है असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 1963 से 87 के बीच में बनी है, और 72 में थोड़ा सा पीक में यहाँ पे मुद्दे रहे हैं। और मिजोरम जो है वो 87 में बना है, अरुणाचल प्रदेश भी 87 में बना है, जबकि नागालैंड जो है 1963 में ही बन गया था। तो 72 में बाकी सारी स्टेट्स, असम वगैरह जो है, मेघालय को बाहर निकाला गया असम में से, ये सब स्टेट्स तब बनी। तो सारी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स रही हैं हमारी, ये 63 से 87 के बीच में रही हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये सेपरेट स्टेट्स बनाई गई ये 2000 के अंदर। ये क्या था, मध्य प्रदेश रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, उत्तर प्रदेश रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, और बिहार रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। इन सबको क्या क्या किया, एक एग्जिस्टिंग स्टेट थी, इकट्ठी थी, उन सब में से कार्व आउट किया गया, बोला गया कि इस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं तो इनको मध्य प्रदेश के अंदर कर दो, ये यूपी का हिस्सा हो गए, ये बिहार का हिस्सा हो गए। और क्या हुआ, ताकि बेटर गवर्नेंस और बेटर डेवलपमेंट के, यूपी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अभी भी इतनी बड़ी स्टेट है, तो उस टाइम पर सोचो कितना बड़ा हिस्सा होगा। तो एक अच्छा गवर्नेंस मेंटेन की जाए, एक अच्छे से रूल किया जाए, उस चीज को जो है ध्यान में रखते हुए जो है इन स्टेट्स का क्या कर दिया गया, रीऑर्गेनाइजेशन इन स्टेट्स का भी कर दिया गया। यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक खत्म होता है। इजी टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, ज्यादा कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत इसमें नहीं की हमने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैप्टर 1 हमारा जो है बुक 2 का खत्म कर लिया। नेक्स्ट हम इसी बुक का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, उसको करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड आई रियली होप हमने चैप्टर को रटा नहीं, चैप्टर को समझा है, और चैप्टर को इस तरीके से समझा है कि हमारे दिमाग का दिल जो है वो भी गार्डन गार्डन हो गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे अपने सेकंड चैप्टर के साथ।